देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे। 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में, सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट बजा दिखाने को बोलेंगे। तो ये सवाल कुछ समय से मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये जो मीडिया है इसका काम जनता की आवाज उठाने का है नहीं? मगर ये जनता की आवाज, जनता के मुद्दों के बारे में कभी बोलते ही नहीं है, कभी नहीं बोलते। अब इनकी गलती नहीं है, ये बेचारे बोलना भी चाहें, इनके मालिक इनको नहीं बोलने देंगे। अरबपति मालिक जिनका कंट्रोल है वो इनको बोलने नहीं देंगे। मगर एक और बात मुझे पता लगी। कुछ महीने पहले मैंने मीडिया के बारे में, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में, प्राइवेट अस्पतालों के बारे में, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में, इनके मैंने आंकड़े निकालने शुरू किए। मैं सोच रहा था कि पता लगाता हूं ये मीडिया में कौन लोग बैठे हैं कि ये जनता की बात करते ही नहीं है। सवाल था, आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की 50% आबादी है तकरीबन। कोई जानता नहीं है मगर कहा जाता है कम से कम 50%। आदिवासियों का 8%, दलितों का 15%, माइनॉरिटी 15%, गरीब जनरल कास्ट के लोग तकरीबन 5%। मतलब 90% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी या पिछड़े वर्ग की है, या दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट की। भाई और बहनों, मैंने मीडिया कंपनी के सारे मालिकों की लिस्ट निकाली और इनके जो सीनियर पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, पूरे हिंदुस्तान में मैंने इनकी लिस्ट निकाली। आपको आश्चर्य होगा
कि हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट में और सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है, एक नहीं है। मतलब 50% आबादी जिनकी है, जो देश को चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति हिंदुस्तान की मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगा। दलित 15%, एक दलित व्यक्ति आपको मीडिया में नहीं दिखाई देगा। आदिवासी 8%, एक आदिवासी आपको सीनियर मीडिया में मालिकों की लिस्ट में नहीं दिखाई देगा। गरीब जनरल कास्ट के लोग नहीं दिखाई देंगे, माइनॉरिटी का कोई लोग नहीं दिखाई देंगे। ये 2-3% लोग मीडिया में रोजगार पाते हैं। 15-20 लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं और 24 घंटा यही 50-60 लोग नरेंद्र मोदी जी की जय करते हैं। अब सवाल उठता है कि 90% जनता इसमें तो है ही नहीं। तो सबसे पहली बात, ये जो मीडिया वाले लोग हैं, ये आपके नहीं हैं। ये हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग के, दलितों के, आदिवासियों के, ये आपके नहीं है। किसानों का एजिटेशन हुआ, किसान सड़क पे उतर गए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में। और मीडिया में क्या आता है? आतंकवादी हैं। मीडिया में आता है और बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे नेशनल और रीजनल मीडिया पे ना आए। पिछले 10 साल प्रधानमंत्री ने आप सबको अलग अलग वायदे किए। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का वायदा किया, डाल दिए? डाले नहीं, मगर 15 लाख रुपए निकाल लिए। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, काम किया तो हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों के लिए किया, मगर किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। किसान कर्जा माफी मांगता है, एमएसपी मांगता है, तो प्रधानमंत्री साफ कह देते हैं कि किसान को ना कर्जा माफ मिलेगा, ना एमएसपी मिलेगी। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स देता है। आजादी के बाद किसान ने कभी टैक्स नहीं दी, सरकार ने कभी टैक्स नहीं मांगी। पहली बार जीएसटी में किसान टैक्स दे रहा है। जहां भी आप जाओ, मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला,
4,000 किलोमीटर चला। कोविड से लोग मर रहे थे और मीडिया वाले देश को कह रहे थे, देखो थाली बजाओ, डांस करो, और उसके बाद कहते हैं चलो मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो। ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं थे, लाखों लोग मर गए। मीडिया ने आज तक यह नहीं कहा कि कोविड में कितने लोग मरे, मगर थाली की बात करी, मोबाइल फोन की बात करी, बॉलीवुड दिखा देंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, मगर जो मुद्दे आपके सामने हैं, आपके दिल के जो मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे, उनके बारे में मीडिया में आपको कभी नहीं दिखाई देगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल 10 साल चुने हुए लोगों को देश का पूरा धन दे दिया। आप जहां भी जाओ हिंदुस्तान में, कोने कोने में चले जाओ, आपको एक नाम दिखाई देगा, एयरपोर्ट अदानी, पोर्ट अदानी, हाईवे अदानी, डिफेंस अदानी, सोलर पैनल अदानी, बिजली अदानी, कोयला अदानी, और सारा का सारा फायदा एक व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने दिया है। मैंने उनके बारे में पार्लियामेंट में भाषण दिया। मेरी सदस्यता ले गए, मेरी सदस्यता ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे फिर से एमपी बनाया, और मैंने कहा क्या, मैंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से यह पूछा, हर इंडस्ट्री में अदानी जी क्यों दिखते हैं? देश की रक्षा हथियारों में अदानी जी, बिजली अदानी जी, कोयला अदानी जी। और मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपका इनके साथ रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? मेरी सदस्यता रद्द कर दी और फिर मेरा घर ले लिया। ये सोचते हैं कि सदस्यता लेने से, घर छीनने से मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने घर की चाबी इनको दी, कहा मुझे घर नहीं चाहिए। मेरे करोड़ों घर हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों लोगों के दिल में मेरा घर है। मुझे तुम्हारी कोई घर की जरूरत नहीं। तो अब सवाल उठता है कि जो नुकसान नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में किया, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। आज मैं आपको वो बताने आया हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में क्रांतिकारी काम है। यह दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया है। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए आपकी नई सरकार डालेगी। 8,500 रुपए हर महीना। पहली तारीख को हिंदुस्तान के
सब गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा। चाहे आप मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो, अगर आप गरीब हो तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आपके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए डाल देगी और उस दिन तक डालेगी जब तक आप गरीबी रेखा के नीचे हो। जब तक आप गरीब होगे उस दिन तक 1 लाख रुपया साल का 8,500 रुपए महीने के आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 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 हर महीने जाएंगे। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में, और जो आशा और आंगनवाड़ी का काम करती हैं उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों युवाओं ने मुझे कहा कि आज हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले अखबार में आया कि आईआईटी के लोग जो आईआईटी में ग्रेजुएशन करके आए हैं, पहली बार उनको नौकरी नहीं मिल रही। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो इसके लिए हम 2-3 चीजें करने जा रहे हैं। सबसे पहले 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, वैकेंसीज हैं, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने खाली रखा है। उन 30 लाख वैकेंसीज को हम आते ही आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, अमीर घर के बच्चे जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में 1 साल के लिए 6 महीने के लिए अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप का मतलब काम करते हैं, 3 महीने का काम करते हैं, 6 महीने का काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है। पहले हमने मनरेगा में रोजगार का अधिकार गरीबों को दिया था। अब हम हिंदुस्तान के सब युवाओं को, शिक्षित युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। इसका मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको प्राइवेट कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारों में जो भी चाहेगा उसका अधिकार बनेगा कि 1 साल के लिए उसे अप्रेंटिसशिप मिले और 1 साल के लिए उसे 1 लाख रुपए हम देने जा रहे हैं। अग्निवीर के बारे में आप जानते हो, ये जो योजना है ये सेना नहीं चाहती थी। सेना अपने जवानों का आदर करती है। सेना चाहती है कि उनके जवानों को पेंशन मिले, शहीद का दर्जा मिले, कैंटीन मिले। सेना अग्निवीर के खिलाफ है। अग्निवीर को प्रधानमंत्री ने और प्रधानमंत्री के ऑफिस ने लागू किया है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी,
हम अग्निवीर योजना को रद्द करने जा रहे हैं। पहले क्या होता था, एक युवा आर्मी में जाता था और हिंदुस्तान की सरकार और आर्मी उसको गारंटी करके कहती थी कि देखिए, आप देश के लिए लड़ रहे हो, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको पेंशन देंगे, अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लगे हम आपकी देखभाल करेंगे, अगर आप शहीद हुए आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपकी पेंशन आपके परिवार को मिलेगी और जो भी सुविधाएं हैं आपके परिवार को हम देंगे। आज की हालत है कि दो जवान लड़ेंगे, एक अग्निवीर और एक रेगुलर आर्मी का जवान, और जब अग्निवीर शहीद होगा उसके परिवार को कहा जाएगा कि आपके बेटे को हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे। उसके परिवार को कहा जाएगा कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यह हिंदुस्तान के युवाओं का पर अपमान है। अगर कोई युवा कहता है कि मैं देश के लिए अपनी जिंदगी देना चाहता हूं, तो उसकी रक्षा करने का फर्ज सरकार का होता है और जिम्मेदारी होती है। इसीलिए जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को हम खत्म कर देंगे। किसानों का बड़ा मुद्दा है। किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में किसान दुखी है। किसान देख पा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी की मदद करते हैं, अरबपतियों की मदद करते हैं। हिमाचल में अदानी जी को सेब का कंट्रोल दे दिया, 3 कानून बनाने की कोशिश की अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, मगर किसान को सही दाम नहीं मिलता। किसान कोई तोहफा नहीं मांग रहा, कोई फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहा। किसान सिर्फ यह कह रहा है कि अगर कोई व्यापारी कुछ बेचता है तो उसे सही दाम मिलता है, हमें सही दाम क्यों नहीं मिलता? उसका पहला सवाल यह है। और दूसरा सवाल, उतना ही महत्वपूर्ण सवाल, किसान कहता है कि देखिए, अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? तो मैं राजस्थान के किसानों को कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से देश के किसानों को कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम कानूनी एमएसपी आपके लिए बना देंगे। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है, वैसे ही हम हिंदुस्तान के किसानों का फिर से कर्जा माफ करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अदानी जी के बारे में मैंने आपको बताया, उनकी स्टॉक प्राइस देख लीजिए। अदानी जी के स्टॉक प्राइस, शेयर प्राइस 2014 के बाद बढ़नी शुरू हो गई और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान को मालूम है कि अदानी जी और हमारे प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार मिटाना चाहता हूं और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए उद्योगपतियों ने दिए। नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम कैसा बनाया? उन्होंने कहा
कि जो स्कीम में पैसा देगा उसका नाम किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो स्कीम है इसको कैंसिल कर देना चाहिए, ये लीगली नहीं है, ये गैर कानूनी स्कीम है, इसको कैंसिल कर देना चाहिए। और जिन लोगों ने, जिन उद्योगपतियों ने नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को पैसा दिया, उनके नाम पब्लिक के सामने रख देने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मीडिया के लोगों ने इसके बारे में बोला नहीं, कम बोला, मगर जब लिस्ट निकली, लिस्ट पे तारीख भी थी कि इस दिन इस उद्योगपति ने बीजेपी को पैसे दिए। हमने देखा, हमने दिन देखे कौन से डेट्स पे इनको पैसा मिला। पता लगता है कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, सड़क का कॉन्ट्रैक्ट एक उद्योगपति को मिलता है और उसी के 5-10 दिन बाद उद्योगपति हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दे देते हैं। हर उद्योगपति के सामने डेट है और 2 तरीके से ये पैसे ले रहे हैं। एक तरीका कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सड़क का देते हैं, डिफेंस का देते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कुछ ही दिन बाद स्कीम में उद्योगपति इनको पैसा दे देता है, कट दे देता है। और दूसरा तरीका, ये सीबीआई का केस लगाते हैं, ईडी का केस लगाते हैं, उद्योगपति उनको पैसा देता है और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस गायब हो जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर हफ्तेबाजी चल रही है, एक्सटॉर्शन चल रहा है और उसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है। नरेंद्र मोदी जी से आप पूछिए कि जो हजारों करोड़ रुपए बीजेपी को मिले, मुंबई का एयरपोर्ट, मैं उदाहरण देता हूं, मुंबई का एयरपोर्ट मिला, अदानी जी को मिला, उससे एकदम पहले बंबई एयरपोर्ट के मालिक को सीबीआई की इंक्वायरी हो जाती है। कुछ ही दिन बाद मालिक एयरपोर्ट अदानी जी को पकड़ा देता है, सीबीआई इंक्वायरी खत्म हो जाती है, मामला फिट हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार की मोनोपोली खोल रखी है। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और बीजेपी कर रही है। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।